आइए अब आपको खबर रफ्तार से, खबर विस्तार से दिखाते हैं। सबसे पहले बात आंध्र प्रदेश की होगी। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम के सुन्नापल्ली सी हार्बर में एक रहस्यमयी गोल्डन रंग का एक रथ बहकर आता है और समुद्र में इस रथ को देखकर सब हैरान हो जाते हैं, क्योंकि रहस्यमयी गोल्डन रथ था और इसके आने का कारण तूफानी असली को बताया गया है। लेकिन अभी कई तरह के सवाल ऐसे जिनके जवाब मिलना बाकी हैं। चक्रवाती तूफान आसानी को लेकर आंध्र प्रदेश ओडिशा के तटवर्ती जिलों में बेहद चौकसी बरती जा रही है। इसी बीच आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम के सुन्नापल्ली सी हार्बर पर मंगलवार को समुद्र की लहरों पर सवार होकर एक रहस्यमय रथ आता दिखाई दिया, जिसे तट पर खड़े लोग रस्सी से बांधकर उसे किनारे तक ले आए। मठ की आकृति एवं पीले रंग की आकृति वाला ये रथ काफी खूबसूरत है। समुद्र की लहरों के साथ बहते हुए रथ को देखकर लोग हैरान हुए और फिर इसे किनारे लाकर इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को और प्रशासन को दी गई। सोने के रंग जैसा ये रथ कहां से आया, इसकी अभी जानकारी नहीं मिल पाई है। एक न्यूज एजेंसी के मुताबिक सब इंस्पेक्टर नोबडा का ये कहना था कि ये रथ किसी दूसरे देश से बहकर आया होगा, इसलिए हमने इसकी सूचना खुफिया विभाग और उच्च अधिकारियों को दे दी है। अब सवाल यह है कि रहस्यमय तरीके से जो ये रथ आया है, इसके पीछे की जानकारी आखिर है क्या। ये रहस्यमय रथ कहां से आया है, इस सवाल का जवाब तलाशने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, अब विदेश की बात कर लेते हैं और विदेश की बात करें तो श्रीलंका चर्चा में है। श्रीलंका के राष्ट्रपति राजपक्षे ने हिंसा भड़कने के बाद पहली प्रतिक्रिया दे दी है। उन्होंने कहा कि मैं लोगों से अपील करता हूं कि वे शांति बनाए रखें और हिंसा को जरूर रोके, चाहे उनका राजनीतिक जुड़ाव कोई भी हो। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने लोगों से साथी नागरिकों के खिलाफ हिंसा और बदले की कार्रवाई बंद करने का आग्रह किया और राष्ट्र के सामने आने वाले राजनीतिक और आर्थिक संकट को दूर करने का संकल्प व्यक्त किया। इससे पहले राष्ट्रपति के बड़े भाई और पूर्व प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे को नौसेना के अड्डे पर भेज दिया गया। उनके समर्थकों पर एक के बाद एक हो रहे हमलों के बाद उनकी सुरक्षा के मद्देनजर एक कदम उठाया गया। देश में हिंसा में कम से कम 8 लोगों की जान अब तक जा चुकी है। कोलंबो और देश के अन्य हिस्सों में करीब 250 लोग हिंसा में घायल हुए। सबसे खराब आर्थिक संकट पर लोगों के बढ़ते गुस्से के बीच सत्तारूढ़ राजपक्षे परिवार के पैतृक घर को भीड़ ने जलाए जाने के बाद पूरे द्वीपीय राष्ट्र में कर्फ्यू लगा दिया गया। हालांकि महिंदा राजपक्षे ने प्रधानमंत्री पद छोड़ दिया, लेकिन बावजूद इसके सरकार विरोधी प्रदर्शनकारी शांत नहीं हुए और राष्ट्रपति गोटाबाया का भी इस्तीफा मांग रहे हैं। श्रीलंका में अभी हालात बेकाबू है, हिंसा भड़की थी, कई नेताओं की मौत की खबर सामने आई है, लेकिन क्या हालात सुधरेंगे, सवाल बड़ा है, लेकिन जवाब अभी नहीं मिलने वाला। आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश की राजनीति को बड़ा झटका लगा है। हिमाचल प्रदेश की राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले पूर्व केंद्रीय संचार राज्य मंत्री पंडित सुखराम का देहांत हो गया। पंडित सुखराम ने बीती रात करीब 1:30 बजे दिल्ली स्थित एम्स में अंतिम सांस ली। पूर्व केंद्रीय मंत्री पंडित सुखराम ने दिल्ली के एम्स में अंतिम सांस ली। मिली जानकारी के मुताबिक पंडित सुखराम को बीती रात फिर से दिल का दौरा पड़ा, जिस कारण उनका देहांत हो गया। इससे पहले 9 मई की रात को भी उन्हें दिल का दौरा पड़ने के कारण लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया था। पंडित सुखराम के पोते आश्रय शर्मा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर अपने दादा के देहांत की जानकारी दी। आश्रय शर्मा ने लिखा, अलविदा दादाजी, अब नहीं बजेगी टेलीफोन की घंटी। वहीं मिली जानकारी के मुताबिक पंडित सुखराम की पार्थिव शरीर दिल्ली से मंडी लाया जाएगा, जिसमें सलापड़, सुंदरनगर, नाचन और बल्ह सहित मंडी सदर में बड़ी संख्या में लोग पंडित सुखराम को श्रद्धांजलि देने के लिए सड़कों पर उमड़ेंगे। पंडित सुखराम के पार्थिव देह को अंतिम दर्शनों के लिए मंडी शहर के ऐतिहासिक सेरी मंच पर रखा जाएगा, जिसके बाद हनुमान घाट स्थित शमशान घाट पर उनका पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। क्योंकि पंडित सुखराम हिमाचल प्रदेश के सबसे वरिष्ठ नेताओं में से एक थे, ऐसे में उनके अंतिम संस्कार में बड़ी संख्या में नेताओं के पहुँचने का अनुमान है। हिमाचल ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक बड़ा योगदान था पंडित सुखराम का। आगे बढ़ते हैं, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की बात कर रहे थे। दिल्ली दौरे पर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कई मुद्दों पर खुलकर राय रखी और उन्होंने पंडित सुखराम के योगदान को भी याद किया और साथ ही खालिस्तानी झंडे जो लगाए गए हिमाचल प्रदेश में, उसको लेकर एक बड़ी जानकारी भी साझा की।
हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर दिल्ली दौरे पर हैं। जयराम ठाकुर ने पंडित सुखराम के निधन पर दुख जताया। उन्होंने कहा कि पंडित सुखराम लंबे समय से हिमाचल प्रदेश की राजनीति में सक्रिय रहे हैं। हिमाचल के लिए उनका टेलीकम्युनिकेशन में बेहतर योगदान रहा। टेलीफोन के नेटवर्क को वहां पर पहुंचाने के लिए बड़ा एक देन उनका रहा है। आज वो हमारे बीच में नहीं है। परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने धर्मशाला विधानसभा के बाहर खालिस्तानी झंडे लगाने को लेकर एक बड़ी जानकारी दी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने खुद बताया कि इस मामले में गिरफ्तारी हो चुकी है। जयराम ठाकुर ने पन्नू को लेकर भी प्रतिक्रिया दी। विधानसभा में खालिस्तान के झंडे लगा करके वहाँ पर वो वॉल पे लिख करके उस तरह से प्रयत्न किया था। और मैं आपके साथ पहली बार ये शेयर कर रहा हूँ, 2 लोग थे, उनमें से आज ही 1 घंटे पहले 1.5 घंटे पहले एक को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि हाल ही में धर्मशाला विधानसभा के बाहर खालिस्तानी झंडे को लेकर राजनीति भी चरम पर है। बताया जा रहा है कि आरोपी को पंजाब के मोरिंडा से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी से पूछताछ में कई खुलासे होने की उम्मीद है। तो खालिस्तानी झंडे लगाने के मामले में एक आरोपी तो गिरफ्तार हो चुका, लेकिन पूछताछ भी होगी। पूछताछ में क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आती है, देखने वाली बात जरूर है। चारधाम यात्रा को लेकर अपडेट आपको दे दे। पर्यटन सचिव का कहना है, जिनका नाम दिलीप जावलकर है, उन्होंने कहा कि यात्रियों को हर तरह की सुविधा हम उपलब्ध करवाने के लिए तैयार हैं। सरकार ने भरपूर कोशिश भी इस ओर की है। साथ ही उन्होंने कई अहम जानकारी भी दी है जो जानना जरूरी है। 1 मिनट की रिपोर्ट। एक तरफ जहां विपक्ष चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं को लेकर सरकार पर सवाल उठा रहा है, तो वहीं श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए अब प्रशासन खुश है। चारधाम यात्रा को देखते हुए पर्यटन सचिव दिलीप जावलकर ने कहा कि शासन को इस बात का अंदाजा था कि इस बार यात्रा अच्छी चलेगी। इस यात्रा में रजिस्ट्रेशन के आंकड़े बड़ी संख्या में आए हैं, जिसके लिए धर्म सेवा विभाग द्वारा श्रद्धालुओं की संख्या निर्धारित की जा रही है। 2013 की आपदा के बाद से यात्रा में लगातार तेजी आई है और श्रद्धालुओं की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जिसकी मॉनिटरिंग विभाग द्वारा लगातार करवाई जा रही है। पर्यटन सचिव ने यह भी बताया कि यात्रियों को हर तरह की सुविधा उपलब्ध करवाने की सरकार की पूरी कोशिश है और साथ ही जो लोग पैदल यात्रा नहीं कर सकते उनके लिए हेली कंपनियों द्वारा चार्टर्ड प्लेन की सेवाएं भी उचित मूल्य पर शुरू की जा चुकी हैं। पर्यटन सचिव ने मीडिया के माध्यम से जनता से अपील भी की है और कहा कि चारधाम यात्रा पर जाने से पहले श्रद्धालु अपना स्वास्थ्य परीक्षण जरूर करवा लें। चारधाम यात्रा को लेकर जो उम्मीद सरकार ने जताई थी, उसी उम्मीद के मुताबिक श्रद्धालु अब पहुंच रहे हैं और रजिस्ट्रेशन भी अब बढ़ा दिया गया है। अब बात करेंगे गुरुग्राम की। गुरुग्राम में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की प्रमोशनल सेरेमनी हुई। यहां पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल मौजूद रहे, हरियाणा के खेल राज्य मंत्री भी मौजूद रहे। गुरुग्राम के सेक्टर 23 में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। देश में खेलों को आगे बढ़ाने के लिए, उसे बदलने के लिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स की शुरुआत की गई। आज वो सचमुच देश का बड़ा इवेंट बनकर उभरा है। खेलो इंडिया हर खिलाड़ी को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका देता है, साथ ही ऐसा अवसर भी देता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस तरह से अच्छा प्रदर्शन कर सके। इस बार हरियाणा में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की शुरुआत होने वाली है, जिसकी प्रमोशनल सेरेमनी गुरुग्राम में आयोजित की गई। कार्यक्रम में हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। साथ ही हरियाणा के खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह भी पहुंचे। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने पीएम मोदी का धन्यवाद किया। आपको बता दें कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की शुरुआत 4 जून से होने वाली है। लगभग 8,500 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। खिलाड़ियों के रहने, खाने पीने और ट्रांसपोर्ट की सुविधा सरकार की ओर से दी जाएगी। 400 रुपए प्रतिदिन खिलाड़ियों को खाने के लिए दिया जाएगा। न केवल खिलाड़ियों में इसे लेकर उत्साह है, बल्कि खेल प्रेमियों में भी खासा उत्साह नजर आया। हरियाणा के खिलाड़ियों से ही सबसे ज्यादा मेडल जीतने की उम्मीद जताई जा रही है। 4 जून से खेलो इंडिया यूथ गेम्स शुरू हो जाएंगे और खिलाड़ियों को हौसला मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बखूबी बढ़ा दिया है। हरियाणा सरकार हर साल जीएसटी से होने वाले रेवेन्यू में हजारों करोड़ रुपए कलेक्ट करती है, लेकिन अब सरकार जीएसटी से होने वाले रेवेन्यू को बढ़ाने का भरपूर प्रयास कर रही है। इसके लिए जीएसटी चोरी करने वालों यानी कि जीएसटी ना भरने वालों के लिए भी अब सख्त कार्रवाई की जरूरत है। गुरुग्राम के मानेसर में जीएसटी सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अधिकारियों के साथ हरियाणा के अधिकारी शामिल हुए। सेमिनार में जीएसटी में इस्तेमाल होने वाले सॉफ्टवेयर से लेकर रेवेन्यू को बढ़ाने जैसे कई मुद्दों पर चर्चा की गई। साथ ही उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने जीएसटी न भरने वालों के लिए सख्त निर्देश दिए। 3 दिन के सेमिनार के तहत 4 अलग बैचेज में हमारे ऑफिसर्स को ट्रेन करने का काम भी करेंगे। उसके साथ अब हम जितनी और कंट्रीज़
एक्साइज जीएसटी को अडॉप्ट कर चुकी है, वैट को ड्रॉप कर चुकी है, उनको भी अब लिख कर देंगे कि उनकी बेस्ट प्रैक्टिस है। कुल मिलाकर हरियाणा सरकार जीएसटी के रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए गंभीर है। लिहाजा दुष्यंत चौटाला ने इस सेमिनार में कई ऐसे मुद्दों पर चर्चा की जिसमें कि जीएसटी के रेवेन्यू को बढ़ाने पर चर्चा हुई। बता दें कि साल 2022 में हरियाणा सरकार का लक्ष्य प्रदेश भर से 44,000 करोड़ रुपए कलेक्ट करना है। ऐसे में देखना यही होगा कि जीएसटी चोरी करने वालों एवं अधिकारियों की सतर्कता से क्या ये टारगेट पूरा किया जाएगा। अब देखने वाली बात है कि जो टारगेट अब सेट किया गया है वो टारगेट हरियाणा सरकार अचीव करती है या नहीं। हाल ही में पंजाब पुलिस के इंटेलिजेंस दफ्तर पर हुए हमले के बाद हरियाणा में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। पानीपत में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर है। पंजाब के मोहाली में पंजाब पुलिस के इंटेलिजेंस दफ्तर पर हुए हमले के बाद हरियाणा में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। पानीपत में सुरक्षा एजेंसियां भी अलर्ट मोड पर है। हरियाणा के कई जिलों में वैसे तो पहले ही अलर्ट जारी कर दिया गया था। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खुद इस पूरे मामले में गंभीरता से विचार कर रहे हैं, लेकिन किसी भी तरह की कोताही ना बरती जाए, इसी को लेकर सुरक्षा एजेंसियां भी अलर्ट मोड पर है। यही कारण है कि मोहाली में पंजाब पुलिस के खुफिया विंग में हमले के बाद हरियाणा के जिले पानीपत में अलर्ट जारी कर दिया गया था। मधुबन से बम निरोधक दस्ता सुरक्षा जांच के लिए पानीपत जिला कोर्ट पहुंचा था। डॉग स्क्वाड की टीम भी साथ में मौजूद थी। इस दौरान चप्पे चप्पे पर पुलिस की पैनी नजर रही। कोर्ट के बाद बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन की भी सुरक्षा जांच की गई है। इस पूरे मामले को लेकर पंजाब पुलिस के साथ साथ हरियाणा पुलिस भी गंभीरता से अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है। जो भी इनपुट मिल रहा है उसके तहत ही कार्रवाई भी की जा रही है ताकि किसी भी तरह की अनहोनी ना हो। तो पानीपत में भी सुरक्षा एजेंसियों को इनपुट जरूर मिले होंगे, उसके बाद ही इस तरह की कार्रवाई भी की जा रही है। और साथ ही अब जो सार्वजनिक जगह है वहां पर भी पैनी नजर पुलिस की भी बनी हुई है। पलवल जिला प्रशासन की ओर से अलावलपुर चौक से लेकर सब्जी मंडी तक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया है। इस मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। क्या कुछ माहौल था, आइए दिखाते हैं 1 मिनट की इस रिपोर्ट में। पलवल जिला प्रशासन की तरफ से अलावलपुर चौक से सब्जी मंडी तक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। इस मौके पर ड्यूटी मजिस्ट्रेट, बीडीपीओ, टीएसपी, मार्केट कमेटी पलवल के सचिव और नगर परिषद के अधिकारी सहित भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। नगर परिषद के कर्मचारियों ने बुलडोजर की मदद से अवैध निर्माण को हटाया। दुकानों के सामने लगे टीन को तोड़ा गया और साथ ही दुकानदारों के चालान भी काटे गए। सड़क किनारे लगी हुई रेहड़ी पटरियों पर सामान बेचने वालों को भी हटाया गया। ये मंडी के अंदर अवैध जो कब्जे होते हैं इनको रोकने के लिए प्रशासन द्वारा ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगाया गया था, जो कि हटा दिया गया है। अवैध दुकानों के ऊपर से टीन लगा लेते हैं, उससे जाम लगता है, लोगों को आने जाने में मंडी में परेशानी होती है, इसलिए उसकी कब्जा कार्रवाई। जिन लोगों को नोटिस दिए जाते हैं अवैध कब्जे पे, नोटिस उपरांत ये कार्रवाई होती है। जिनको नोटिस दिए जाते हैं उनको कब्जे खाली करवा दिए जाते हैं। अतिक्रमण हटाने के बाद निर्देश दिए गए कि अगर अवैध निर्माण फिर से किया गया तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन की तरफ से यह अभियान लगातार जारी है। अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन की कार्रवाई आगे भी यूं ही जारी रहेगी, इस बात की चेतावनी पहले ही दे दी गई थी। आगे बढ़ते हैं। पलवल के गांव जाटोला में सुबह ड्यूटी पर जाते वक्त हाई वोल्टेज बिजली की तार की चपेट में आने से एक बाइक सवार की दर्दनाक मौत हो गई, जिसके बाद मृतक के परिजनों ने खूब बवाल काटा और बिजली निगम पर लापरवाही के आरोप लगाए। पलवल के गांव जाटोला में सुबह ड्यूटी पर जाते समय हाई वोल्टेज बिजली का तार गिरने से एक बाइक सवार की दर्दनाक मौत हो गई। इसके बाद मृतक के परिजनों ने खूब हंगामा किया। बिजली निगम पर लापरवाही के आरोप लगाए गए। ये घटना जटोला ततारपुर रोड की है। गुस्साए लोगों ने जाम भी लगा दिया था, जिसके बाद पलवल एसडीएम बिजली निगम के ऐसे ही मौके पर पहुंचे थे। जिला प्रशासन के आश्वासन के बाद आखिरकार विरोध प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों ने जाम को खोल दिया। ये लड़का ड्यूटी के लिए निकला हुआ था और इसके हाथ पे गिरी है, पूरा हाथ जल गया है और आग भी लगी थी, डेड बॉडी में पूरी आग लगी है। मृतक के परिजनों ने जाम लगाकर कई मांगे उठाई थी, जिसके बाद प्रशासन ने आश्वासन दिया कि मृतक के परिजनों को उचित मुआवजा दिया जाएगा। परिवार से एक नौकरी दिए जाने का भी बड़ा आश्वासन दिया गया। सुबह ड्यूटी पर जाते समय हाई वोल्टेज की तार गिरने से बाइक सवार की मौत हुई थी। लगभग 2.5 घंटे तक ततारपुर असाल्टी रोड पर ग्रामीणों ने जाम लगा दिया था। शव को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल फिलहाल भेज दिया गया है और मामले की जांच लगातार जारी है। मांगों पर आश्वासन तो दिया गया है, लेकिन मांगे मानी जाती है नहीं, आने वाला वक्त जरूर बताएगा। अब बात आगे करते हैं कुरुक्षेत्र की। कुरुक्षेत्र के लाडवा कस्बे में
मनदीप हत्याकांड में कोर्ट ने 8 लोगों को दोषी करार दे दिया है और 35-35 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। ये पूरा मामला क्या है, 1 मिनट की इस रिपोर्ट में आप देखिए। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में जीजा की हत्या करने के मामले में अदालत ने उसके साले समेत 8 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। व्यक्ति का उसकी पत्नी के साथ विवाद चल रहा था। इसी के चलते उसके साले ने अपने साथियों के साथ मिलकर तेजधार हथियार से हमला कर उसे मौत की घाट उतार दिया। सरकारी वकील संदीप सिंगला ने बताया कि 1 मई 2019 की रात मुख्य आरोपी धर्मेंद्र ने अपने साथियों के साथ मिलकर अपने जीजा मनदीप का मर्डर कर दिया। हालांकि मामले में कोई स्वतंत्र गवाह सामने नहीं आया, लेकिन फिर भी कोर्ट ने कॉल डिटेल में अन्य साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए सभी आरोपियों को सजा सुनाई है। जो मेन मुलजिम था, मेन एक्यूज था, जो उसने अपने जीजा का मर्डर किया था, कोल्ड ब्लड मर्डर, प्लस विद अपने 7 कंपेनियंस के साथ उनको बुला करके कॉल डिटेल्स से जज साहब ने, माननीय जज साहब ने उनका कॉल डिटेल्स बड़े बारीकी से। अदालत ने सभी दोषियों पर 35-35 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। जुर्माना न भरने पर 3-3 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। ये पूरा मामला जीजा की हत्या को लेकर था। साले ने ही जीजा की हत्या की थी और आखिरकार अब उसे दोषी करार दे दिया गया है और किए की सजा उसे अब मिलने जा रही है। अब बात सिरसा की। सिरसा के प्रॉपर्टी डीलर्स इन दिनों काफी नाराज दिखाई दे रहे हैं। सिरसा की नगर परिषद कार्यालय में अलग अलग मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन भी किया गया और एक बड़ी चेतावनी, बड़ा अल्टीमेटम प्रशासन को दिया गया। अपनी मांगों को लेकर सिरसा के प्रॉपर्टी डीलर्स ने सिरसा के नगर परिषद कार्यालय में धरना दिया। इस दौरान डीलर्स ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और नगर परिषद प्रशासन पर आरोप लगाया कि नगर परिषद के अधिकारी अपनी मनमानी करते हैं और प्रॉपर्टी डीलर्स के कामकाज को भी लटकाते रहते हैं, जिसके चलते उन्हें जायदाद की रजिस्ट्रियां करवाने में भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। डीलर्स ने प्रशासन से जल्द डीलर्स की समस्याओं का समाधान करने की मांग की है। डीलर्स सारे इकट्ठे हो गए हैं जी, इन्हें कुछ एनडीसी के इश्यूज हैं, प्रॉपर्टी नंबर लगने के इश्यूज हैं और इनकी सारी डिटेल हमने नोट कर ली है। हफ्ते में 1 वीक के अंदर मोस्टली सारे इश्यूज रिजॉल्व हो गए। वहीं इसके अलावा डीलर्स ने नगर परिषद प्रशासन को 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दिया है और ये भी कहा है कि अगर उनकी समस्या का समाधान 1 हफ्ते में नहीं हुआ तो उसके बाद वो नगर परिषद कार्यालय के मुख्य द्वार पर तालाबंदी कर विरोध प्रदर्शन करेंगे। वहीं नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी संदीप मलिक ने जल्द ही डीलर्स की समस्याओं का समाधान करवाने का आश्वासन दिया है। उम्मीद जताई जा रही है कि जो बातचीत हुई है उससे मसला वाकई में सुलझ जाएगा। 1 मिनट पर रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे और आपको दिखाएंगे खबर रफ्तार से भी, विस्तार से भी।